हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर चैनल वृंदावन एकेडमी। मैं मनोज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने 11th क्लास के लिए एक सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो बनाया है, जिसमें हमने पूरा डिटेल्ड वे में एनालाइज किया था कि किस तरीके से हमें 11th क्लास की फिजिक्स को डील करना है, किस तरीके से उसे अप्रोच करना है। और पूरा हमने सिलेबस का पैटर्न, यहां तक कि हमने एग्जाम पैटर्न भी, किस तरीके से मार्क्स जो है डिवाइड है, वो सब हमने चीजें देख ली है। आज हम चैप्टर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। किस तरीके से फिजिक्स का स्कोप है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स किस ब्रांच से आता है साइंस के, क्योंकि साइंस में ही हम 10th में कंबाइन करके फिजिक्स को पढ़ते थे, और बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिजिक्स को जानना, उसे समझना, फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, कैसे आप फिजिक्स को पढ़ें कि आपको बर्डन न लगे, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मे भी आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें नई नई दिखेंगी, मे भी आप चीजों को समझ ना पाए अभी, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स का ओवरव्यू है। 11th 12th सब पढ़ेंगे, पूरा उसका कंबाइंड वे में उसके बारे में बताया गया है, तो मे भी आपको चीजों को थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, बस चीजों को समझते चलिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक क्या था, 10th में हम साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स को पढ़ते थे, उसके साथ साथ उसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को पढ़ते थे। अब जैसे ही हम 10th से आगे जाते हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारा होता है फिजिकल साइंस, जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइन करके इसकी स्टडी करते हैं, और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम बायोलॉजी एंड उसके सब पार्ट्स या सब सेक्शंस को पढ़ते हैं, जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सब चीजें हम बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज साइंस। तो साइंस वर्ड, अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी 10th में, साइंस क्योंकि पढ़ाया गया, वहां पे उसकी बेसिक डेफिनेशन बताई जाती है। तो साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, दैट इज साइंटिया, और उसका मतलब होता है टू नो एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में जानना ही साइंस है। लेकिन सिर्फ जानना नहीं, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज के बारे में जानना, जिससे हम उसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकें और लॉजिकल तरीके से समझ सकें। इसलिए किसी भी चीज के बारे में, किसी भी फिनोमिना के बारे में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज रखना इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, अब अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, और ग्रीक वर्ड में जो फिजिक्स है, इसका मतलब होता है, उसका रिलेट किया गया है, उसकी मीनिंग को रिलेट किया गया है नेचर के साथ। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं, फिजिक्स को हिंदी में या संस्कृत में भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहा जाता है, और कोई भी चीज भौतिक जहां चीज आ जाता है, दैट मीन्स वो फिजिकल हो गया। फिजिकल का मतलब आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो, तो उसका मतलब होता है भौतिक। ठीक है, तो भौतिकी शब्द का मतलब जो संस्कृत में फिजिक्स को कहा जाता है, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारे चारों तरफ जो फिनोमिनाज हो रहे हैं, उसकी स्टडी को हम संस्कृत में भौतिकी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिजिक्स को एक ब्रॉड वे में अगर डिस्क्राइब किया जाए कि क्या कहेंगे फिजिक्स को, तो ब्रॉडली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचर से एसोसिएटेड है, तो जितने भी बेसिक लॉज हैं नेचर के, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, और उनका मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिजिकल नेचुरल फिनोमिनास। तो नेचुरल फिनोमिनास जैसे रेनबो का बनना हो गया, बारिश का होना हो गया, अर्थ का रोटेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल फिनोमिनास अकर कर रहे हैं, उनमें इन बेसिक लॉज को यूज करके उसका एक्सप्लेन करना ही हम क्या कहते हैं? उसको फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनास। ठीक है, तो ये बात हो गई साइंस एंड फिजिक्स की। अब एक टर्म आता है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? तो साइंटिफिक मेथड से पहले हम पढ़ लेते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो अपने माइंड को हम बहुत ज्यादा नैरो नहीं करेंगे।
नैरो का मतलब ये कि कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और जो चीज लिखी ही है उसी को सिर्फ हम मान लें, ऐसा नहीं है। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हिस्ट्री में कोई भी चीज लिखी हुई है तो हम उसको मान लेते हैं, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो हम जब भी साइंस पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमारे अंदर हमेशा साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब हमारा एटीट्यूड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारा माइंड ओपन माइंडेड होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपना खुद का पर्सपेक्टिव, खुद का व्यू डेवलप करना चाहिए। सिर्फ हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताब में जैसा लिखा है सिर्फ उसी तरीके से नहीं पढ़ना है, अपना पर्सनल व्यू भी आपको डेवलप करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड। तो अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स का कंबाइंड रूप है, ठीक है। क्या है कि सेवरल, जब भी हम किसी थ्योरी को या किसी भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, उसको सही तरीके से एक वेल डिफाइंड वे में इस्टेब्लिश करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसका जो स्टेप्स जो हैं, इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, उसका यूज करते हैं। और ये जो इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं इन्हीं को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड में जो स्टेप्स इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो यहां पे दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर हमारे पास आती है, कोई भी चीज हम उसके बारे में एनालाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन शुड बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं लेकिन बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन विद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड स्टेप, स्टडी एंड मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया हमने विद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग वहां पे अप्लाई की, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग को अप्लाई करने के बाद हम वहां पे सजेस्ट करते हैं एक नया मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। क्यों सजेस्ट करते हैं, जिससे ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उसको समझाने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल जो है बनाते हैं। क्योंकि नई थ्योरी अगर हमें देनी है तो वहां पे कुछ तो कुछ मैथमेटिकल प्रूविंग होनी चाहिए, कोई मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए जिसपे बेस्ड वो थ्योरी होगी। इसलिए ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद हमें क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। और इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से जो मैथमेटिकल मॉडल बनता है वहां से न्यू फिनोमिनास के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। जो नई थ्योरी डेवलप होती है या कोई थ्योरी पहले से है तो उसमें मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, हम क्या करेंगे, उसमें प्रिडिक्शन करेंगे। और प्रिडिक्शन करके नई थ्योरी या जो थ्योरी पहले से थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। और जब मॉडिफिकेशन या नई थ्योरी स्टैब्लिश कर देते हैं तो उस थ्योरी को चेक किया जाता है कि वो थ्योरी सही है या गलत है। उसके लिए हम लास्ट में एक स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज वेरिफिकेशन, चेक करना किसी थ्योरी को, या फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, या थ्योरी को गलत साबित करना। हम वेरीफाई करते हैं जो हमने ये सेवरल स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो हमने प्रिडिक्शन किया है, जो हमने नई थ्योरी स्टैब्लिश की है, वो वेरिफिकेशन में सही है कि नहीं है। और अगर सही नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, फॉल्सिफिकेशन करते हैं थ्योरी का, मतलब उसे गलत प्रूव करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर तुम सही नहीं कह रहे हो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसे गलत प्रूफ करना पड़ेगा। तो दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। ये सेवरल स्टेप्स जब एक कंबाइंड होते हैं तो एक मेथड बनता है टू इस्टैब्लिश अ न्यू थ्योरी और सम टू गिव सम मॉडिफिकेशन इन न्यू थ्योरी, एंड दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड।
ठीक है, क्योंकि साइंस में कहा जाता है, ये बहुत अच्छा कोटेशन दिया हुआ है साइंस में, कि देर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी इन साइंस। मतलब कोई भी साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है। आप चाहो तो न्यूटन का जो लॉ है वो भी आप गलत प्रूफ कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। ये जो साइंटिफिक मेथड है इसके थ्रू आपको वो करना पड़ेगा। तो कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है साइंस में। साइंस में हमेशा मॉडिफिकेशन पॉसिबल है और आप कर सकते हो। एंड नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी इन साइंस। और आप ऐसा नहीं है कि किसी के सामने सवाल नहीं उठाओगे, किसी के सामने भी आप सवाल पुट कर सकते हो, कैसा भी सवाल पुट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए साइंस में थ्योरीज क्या होती हैं, टाइम टाइम पे मॉडिफाई होती रहती हैं। न्यूज में आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले साल या कुछ चल रहा था कि न्यूटन्स लॉ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो वो हमेशा जो है ऐसे प्रोसीजर्स चलते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, दो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिजिक्स में, जिसको यहाँ पे प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स कहा गया है। थ्रस्ट का मतलब कुछ नहीं है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप मत समझिए, बस समझ लीजिए कि दो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स में, जिसको हम थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करेंगे। अब वो क्या है, सबसे पहला है हमारा यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म कह लो या रिडक्शन कह लो, ये दो मेन प्रिंसिपल है जो थ्रू आउट द फिजिक्स यूज किए जाएंगे। मैं इनको समझा देता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। यूनिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज, नेचुरल फिनोमिनाज हमारे आकर कर रहे हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का किसी हाइट से गिरना, प्लैनेट का अर्थ, सम प्लैनेट का सन के अराउंड रोटेट करना, सम सैटेलाइट्स जो होती हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उनका किसी प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करना, या पानी का ऊपर से नीचे गिरना। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज हैं। बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज को जब हम एक कंबाइंड वे में एक सिंगल थ्योरी स्टैब्लिश करके पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे सेवरल फिनोमिनाज हो, जैसे ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना, प्लैनेट का सन की तरफ रोटेट करना, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट या सैटेलाइट का प्लैनेट की तरफ रोटेट करना, इन सब थ्योरीज को, इन सब नेचुरल फिनोमिनास या आर्टिफिशियल फिनोमिनास को अगर हम एक थ्योरी से पढ़ पाते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था, उससे हम इन सारी चीजों नेचुरल फिनोमिनास को पढ़ पाते हैं। दैट मीन्स न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने यूनिफिकेशन किया, जिससे सेवरल फिनोमिनास को उन्होंने एक ही लॉ से पढ़ने का हमें सुविधा दी। तो ये क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन किया। तो यूनिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट सेवरल नेचुरल फिनोमिनास को कंबाइंड करके एक सिंगल थ्योरी से स्टडी करना, दैट इज यूनिफिकेशन। मैक्सवेल ने भी एक इक्वेशन दी थी, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक 4 इक्वेशन दी थी, जिससे सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हमने स्टडी किया था। तो आगे चल के जब 12th में मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे तब वहां आपको ये चीजें समझ में आएगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म जस्ट उसका उल्टा है, यूनिफिकेशन का जस्ट उल्टा रिडक्शनिज्म है। कब, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको ओवरऑल आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते हैं मतलब उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और किसी एक पार्ट की स्टडी करते हैं। किसी एक छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करके उस पूरे सिस्टम के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसको कहा जाता है रिडक्शनिज्म। मैं पढ़ देता हूं, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिंपलियर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब छोटे छोटे जिनसे वो मिलके बना हुआ है, उसकी स्टडी हम करते हैं, आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसको छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिनसे वो मिलके बना है उनकी स्टडी करके हम पूरे सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी अप्रोच को कहा जाता है रिडक्शनिज्म। आप ये जो रिडक्शनिज्म का अप्रोच है ये अप्लाई करेंगे कहां पे, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स। मतलब जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब वहां पे इस प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, मे बी क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द स्कोप ऑफ फिजिक्स की। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शंस में है। स्कोप ऑफ फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रोस्कोपिक
लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हो गया लार्ज स्केल का मतलब जैसे किसी कार अगर मूव कर रही है तो उसके बारे में फिजिक्स पढ़ना है। प्लैनेटरी मोशन हो गया उसके बारे में, किसी बॉडी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसके बारे में, मतलब वो सारी चीजें जिसको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम रखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसको लार्ज लेवल भी कहा जाता है। एक होगा माइक्रोस्कोपिक लेवल, वेरी स्मॉल लेवल। जैसे हमें अगर किसी एटम के बारे में पढ़ना चाहें, एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसके मोशन को हम विजुलाइज नहीं कर सकते। तो अगर बहुत स्मॉल स्केल पे, माइक्रो लेवल पे जाके हम अगर चीजों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में रखा जाता है। तो अभी तक हमने 10th तक जितनी भी स्टडी फिजिक्स में की है, चाहे वो मोशन हो गया, चाहे वो फ्लोटेशन हो गया, चाहे वो लाइट हो गई या और सारी चीजें हो गई, ऑप्टिक्स हो गई, मैकेनिक्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं सब अभी तक हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को पढ़ी हैं। लेकिन अब हम जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, दैट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स में पहले डिवाइड किया जाता था फिजिक्स को। लेकिन अभी रिसेंटली जो है एक थर्ड डोमेन भी डिस्कवर होके आई है और इसको कहा गया है मेसोस्कोपिक डोमेन। मेसोस्कोपिक डोमेन दैट इज इन दोनों के बीच का। माइक्रोस्कोपिक बहुत लार्ज डोमेन, माइक्रोस्कोपिक बहुत स्मॉल डोमेन, बहुत छोटे स्केल पे जाके, और मेसोस्कोपिक मतलब इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स कि पहले एटम की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन अगर सेवरल एटम्स का ग्रुप बन जाए, बहुत सारे एटम्स जुड़ के एक ग्रुप बना लें, तो उनका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से छोटे होंगे, मतलब उससे छोटे ही होंगे और इससे बड़े होंगे, तो इसलिए उसको एक डिफरेंट कैटेगरी के डोमेन में डाल दिया गया है, दैट इज मेसोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, अगर स्कोप ऑफ फिजिक्स को हमें समझना है तो एक तरफ हम स्कोप ऑफ फिजिक्स में यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। जहां यूनिवर्स का साइज 10⁻25 मीटर है, वहीं जो है इसका साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻15 मीटर है। तो अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस कितना है, 10⁻40 मीटर का डिफरेंस है। इतना ज्यादा रेंज है जहां पे हम चीजों को पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है, फिजिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जहां हम पूरा यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा है कि हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते। वहीं हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, जिनको हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते। इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा ब्रॉड है, कितना ज्यादा स्कोप है फिजिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में अगर बात की जाए तो हम बहुत तरीके से समझ सकते हैं कि कितना एक्साइटेड है फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ना कितना एक्साइटफुल हो सकता है, कितना एक्साइटमेंट है फिजिक्स में। कैसे, जैसे ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम। क्या आपने पहले 20 साल पहले सुना था, पता चला था कि आपको, आप यहां पे बैठ के स्पेस में किसी से बात कर सकते हैं, बाई कोडिंग बात कर सकते हैं, आप यहां पे बैठ के किसी दूसरे कंट्री में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ये किसकी वजह से हुआ है, फिजिक्स की वजह से हुआ है। तो ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कितना ज्यादा एडवांस हो गया है। तो आप देख सकते हैं, पहले क्या था, कंप्यूटर एक कमरे के बराबर हुआ करता था, अब इतना कॉम्पैक्ट हो गया है कि एक छोटे से चिप, आजकल फोन जो आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही हैं, कि एक पेपर शीट के बराबर ये फोन होगा या इनविजिबल होगा। आजकल आप मूवीज में देखते होंगे, वो आने वाले दिनों में वो ट्रू होगा, आने वाले दिनों में सच्चाई होगी कि आप फोन इनविजिबल होगा, बस आप ऐसे करोगे और फोन आपके सामने हो जाएगा, उसकी स्क्रीन आपके सामने हो जाएगी। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल कितनी डिस्कवरी चल रही है, कंप्यूटर ही आपको सब कुछ बता देता है। तो रोबोटिक्स हो गया, लेजर हो गया, मेनी मोर एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, जिसमें आप चीजों को पढ़ते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं फिजिक्स एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, अगर उसको आप सीरियसली और एक वेल इंटरेस्टिंग मैनर में आप उसको अगर पढ़ते हैं तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट के साथ अगर रिलेशन देखा जाए फिजिक्स का, तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे फिजिक्स का मैथ के साथ। मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, तो मैथ के साथ सबसे पहले रिलेशन अगर देखा जाए फिजिक्स का, तो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स इज अ टूल ऑफ फिजिक्स। टूल ऑफ फिजिक्स का मतलब है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो और वो कहीं पंचर हो गई, ठीक, और अगर वो पंचर हो गई तो अगर आपके पास टूल्स नहीं है,
टायर बदलने के, तो गाड़ी आगे चल नहीं सकती। वैसे ही मैथमेटिक्स है, ये एक टूल है फिजिक्स का। बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को इनकम्प्लीट मानेंगे, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को डील ही नहीं कर पाएंगे। तो आप कहोगे फिजिक्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना फिजिक्स के मैथमेटिक्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि फिजिक्स है तभी मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स है तभी फिजिक्स है। तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, ना वो उससे कम है ना वो उससे कम है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों का एक अलग इंपॉर्टेंस है। हाँ, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तब इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स की सीरीज चलाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में 11th 12th में जो मैथमेटिक्स है वो 10th तक तो आती ही है, और 11th और 12th की भी जो मैथमेटिक्स है उनका भी यूज है। इसलिए हम मैथमेटिक्स का एक अलग से सीरीज चलाएंगे, वो हम वहां पे धीरे धीरे करते रहेंगे। तो बायो वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ में हम मैथमेटिक्स करते चलेंगे। ठीक है, अगर फिजिक्स का रिलेशन देखा जाए केमिस्ट्री से, क्या रिलेशन है, तो अगर देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आगे चल के 11th में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, तो जितने भी ये फिनोमिनास हैं सब फिजिक्स का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स की मदद से ही हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया एटम को, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, उसको स्टडी करते हैं। इसमें क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें यूज होती हैं। फिजिक्स इन रिलेशन विद साइंस, साइंस के साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज है। जो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो चीजों को देखने के लिए, वो किसका डेवलपमेंट है, वो फिजिक्स का ही देन है। रेडियो आइसोटोप्स की जो आप पता लगाते हो कि कितनी एज हो गई है, वहां भी क्या यूज किया जाता है, यहां पे यूज किया जाता है क्या, डिके कांस्टेंट, जो रेडियो एक्टिव डिके, ये सब चीजें जो इक्वेशन दी गई है वो फिजिक्स में दी गई हैं। एक्सरे जो होता है वो कहां से दिया गया है, फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। एक्सरे रोन्टजन ने खोज की थी, वो बायोलॉजिकल साइंस में हम हड्डियों का एक्सरे लेते हैं, हड्डियां टूटी हैं नहीं टूटी हैं वो सब। इसका मतलब क्या है, फिजिक्स का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बात हो गई कि फिजिक्स का रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। अब जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो हमें पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें 4 जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे आप वेल अवेयर हो। जो हमारी ग्रेविटी है, 2 मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो दोनों फोर्स है नीचे वाले, ये कैसे फोर्स हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स हैं। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब हो गया ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस न्यूक्लियर फोर्स को देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। और ये जो दोनों एराइज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एराइज होते हैं। वो जब हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, तब वहां पे हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो ये 4 तरीके के फोर्स हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, नेचर में पाए जाते हैं। दीज 2 आर माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस, ये माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस हैं। और दीज 2 आर, क्योंकि न्यूक्लियर में पाए जाते हैं, दीज 2 आर माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन्हीं फोर्सेस को डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमने 9th में पढ़ा था, और बताया गया था कोई भी 2 मास बॉडी है, चाहे वो बड़ी मास बॉडी हो, बल्कि मास बॉडी हो, मतलब सेलेस्टियल बॉडीज हो, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, स्टार्स हो गए, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, या एक छोटा सा माइन्यूट पार्टिकल, अगर मैं 2 पेन रख दूं तो इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ईच बॉडी हैविंग सम मास there act a force between them that is called gravitational force। और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर का मतलब ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इट ऑपरेट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास है तो उसके बीच में ये फोर्स लगेगा। रेंज इसका क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, चाहे ये पास में रखे हो, चाहे जितनी दूर पे रखे हो, चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट
करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज वीकेस्ट फोर्स चारों फंडामेंटल फोर्स में ये वीक फोर्स है और चारों में सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसकी रेंज क्या है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। आपने ये एक्सप्रेशन 9th में पढ़ा होगा कि दो मास बॉडीज हैं, अगर आर सेपरेशन पे रखी हैं तो इनपे जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी कहते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब अराइज होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज ड्यू टू स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेशनरी चार्ज हो, रखा हो, या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसका हम कहते हैं, उसकी वजह से जो अराइज होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मूविंग चार्ज तो आप लोग देख चुके हैं, जैसे हम लोगों ने कहा देखा था 10th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने देखा था कि अगर कोई चार्ज मूव करने लगता है तो करंट को कंस्ट्रक्ट करता है, और हमने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में जब करंट पास होती है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और उसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट लाया जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों तरीके का होता है, जैसा हमने पढ़ा था कि अपोजिट पोल से क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर पोल से पोल्स रिपेल करते हैं। ऐसे ही चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों तरीके का नेचर होता है इसका, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इसका भी जो रेंज होता है ये भी इनफाइनाइट होता है। और ये जो फोर्स होता है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं उनसे वीकर होता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर दो चार्जेस हैं एक दूसरे से आर सेपरेशन पे रखे हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के आता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हमेशा एक्ट करता है, और ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बस ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही ऑपरेट करता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रेंज इसका बहुत छोटा होता है। छोटा का मतलब बहुत स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। उसको 10⁻15 मीटर साइज उसका कहते हैं न्यूक्लियस का। उसको फर्मी भी कहते हैं। अभी आगे चल के जब हम यूनिट और मेजरमेंट पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा 1 फर्मी क्या होता है। तो बहुत छोटी रेंज होती है इसकी, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है ये फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ऑपरेट विद न्यूक्लियॉन्स, ये भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। लेकिन यहां पे एक प्रॉपर्टी है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स तभी अराइज होता है जब वहां पे बीटा डीके का प्रोसेस होता है। अब ये बीटा डीके हम कब पढ़ेंगे? जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे या एटम्स के बारे में पढ़ेंगे 12th में, तब यह बीटा डीके पढ़ाया जाएगा। बीटा डीके इज अ प्रोसीजर इन विच सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकेज इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकल्स। तो जब पार्टिकल्स कोई भी होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उससे कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उसमें ये पार्टिकल निकलता है जिसको बीटा डीके कहते हैं। जब भी बीटा डीके होता है तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स अराइज होता है। इसका भी जो रेंज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, 10⁻15 मीटर, और स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर देखा जाए तो रेंज की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियॉन्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी रेंज होती है 10⁻15 मीटर, दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है इसकी स्ट्रेंथ, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस हमने पढ़ लिए। एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें रिलेटिव स्टडी इनकी दी गई है, तो वो चार्ट आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब कंजर्वेशन लॉस के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे कंजर्वेशन लॉस हमने पढ़े हैं, कुछ कंजर्वेशन लॉस पढ़े हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने 9th में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो उस सिनेरियो में जो उसका लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आप लोग 11th में पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगना चाहिए। अगर किसी सिस्टम पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 है तो उस केस में उसका एंगुलर मोमेंटम
एटम कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन दिया। आइंस्टाइन ने एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ दिया। एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन में दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए जो एनर्जी कंजर्वेशन है और मास कंजर्वेशन को दोनों को कंबाइन करके एक नया कंजर्वेशन लॉ बनाया गया जिसको कहा गया मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब अभी जब हम 12th में जाएंगे तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में ये पढ़ेंगे कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास होगा, ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो एटम से बना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें चार्जेस भी प्रेजेंट होंगे। तो चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, बस क्या किया जा सकता है, वो डेवलप किया जा सकता है। तो कैसे डेवलप किया जा सकता है वो हम 12th में पढ़ेंगे। तो चार्ज कंजर्वेशन भी एक कंजर्वेशन लॉ है और बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ हैं। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो लेप्टॉन कंजर्वेशन, बेरियन कंजर्वेशन, बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं। तो अभी जो आपको पढ़ने हैं ये बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू रहा किस चैप्टर का। दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो जितना मैंने समझाया है इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। बेसिक आपको साइंस और फिजिक्स की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड पता होना चाहिए, उसमें सेवरल स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो आपको दो फंडामेंटल जो थ्रस्ट हैं फिजिक्स के, दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो फिजिक्स के, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है, कहां कहां हम किस किस फील्ड में देख सकते हैं फिजिक्स को, रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, फंडामेंटल फोर्सेज, उनका नेचर, उनकी कंपैरेटिव स्टडी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। उसके बाद जो बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं, अगर कंजर्वेशन लॉज बस आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे होते हैं, आगे चल के जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे वहां डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज आते जाएंगे और हम उसको धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, यहीं पे बाइंड अप करते हैं दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, कि आपको जब वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।